Hello everyone, this is Silky Khanna and this video is especially to clear all your doubts regarding the NET examination and PhD as well. NET examination को लेके PhD को लेके अक्सर बच्चों के माइंड में काफ़ी ज़्यादा confusion और doubts होते हैं. So first of all, I will clear all those doubts and after that we will discuss the preparation strategy. So moving on to our very first slide, but before starting, one more thing. ये जो पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने स्लाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है ये एप्लीकेशन की होम स्क्रीन पर अवेलेबल है फॉर डाउनलोडिंग. यू कैन ऑल्सो सेव इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. इस पूरे वीडियो में आपको स्लाइड्स को लाइन बाय लाइन रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू लिसन केयरफुली ताकि आप किसी भी गाइडलाइन का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं निकालें और नेट जेआरएफ को लेके पीएचडी को लेके आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो सके. तो देखिए स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी. सो व्हेन अ स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू गिव दिस एग्ज़ाम. तो देखिए कोई भी स्टूडेंट अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ओवर हो जाने के बाद नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है. बट आर दे एलिजिबल बिफोर दैट ऑल्सो? यस. पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर ओवर हो जाने के बाद यानी कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाने के बाद स्टूडेंट नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है. अब होता क्या है, स्टूडेंट सोचते हैं कि जितना जल्दी एग्ज़ाम क्लियर हो उतना बेनिफिशियल. नाउ दिस इज़ रॉन्ग. कोई भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है. आप सेकेंड ईयर में ही नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है. अब होता क्या है, हमारी जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं विच इज़ एनटीए, उससे पहले सीबीएसई और यूजीसी थी, ये किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, ना ही बाय पोस्ट आपसे किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं. तो अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना चाहेगा, एग्ज़ाम देना चाहेगा तो वो ऐसा कर सकता है. और अगर उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो एनटीए उसको सर्टिफिकेट भी इशू कर देगा. बट प्रॉब्लम कब आएगी? रिक्रूटमेंट के टाइम पे. जब आप रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे वहाँ अगर किसी ने ये एनोमली डिटेक्ट कर ली कि स्टूडेंट का नेट का एग्ज़ाम तो तब क्लियर हुआ है जब वो एलिजिबल ही नहीं था नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, इन दैट केस आपका रिक्रूटमेंट कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि आपके नेट के सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं माना जाएगा. सो ऑलवेज बी ऑन द सेफर साइड. हमेशा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पूरा हो जाने के बाद, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाने के बाद ही आप एक्चुअल में नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, तभी आप नेट का एग्ज़ाम दें. नाउ व्हाट अबाउट डिप्लोमा होल्डर्स, क्या वो भी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो देखिए डिप्लोमा अलग अलग तरीके के होते हैं. 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स भी होता है, 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स भी होता है. तो 1 ईयर वाले तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन डिप्लोमा कोर्स अगर 2 ईयर्स का है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया गया है एंड इज़ इक्विवेलेंट टू अ डिग्री कोर्स, तो ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is regarding the minimum score required to sit in the NET examination. तो नेट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए मिनिमम स्कोर क्या है? तो देखिए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स इट इज़ 55% एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि उनके लिए मिनिमम स्कोर 50% है. अब होता क्या है, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद ही नेट का एग्ज़ाम देना चाह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अपना 2 साल का एग्रीगेट स्कोर तो पता नहीं होगा. तो अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के बाद फॉर्म फिल करते हैं तो उनका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्रीगेट मार्क्स होंगे वो सिंपली उसको जो है फॉर्म में फिल कर सकते हैं. या जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर के बाद अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर का जो भी एग्रीगेट स्कोर होगा उसको आप फॉर्म में फिल कर सकते हैं. प्रोवाइडेड अगर आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर होने के 2 साल के अंदर अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करनी होगी विद मिनिमम 55% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो मिनिमम ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होने चाहिए. अब होता क्या है, कुछ स्टूडेंट पॉइंट से रह जाते हैं. कभी कभी स्कोर जैसे कि 54.5 रह गया या 54.8 रह गया, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शन है?
तो देखिए ऐसे केस में स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन का फॉर्म डाल सकते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम वो रिपीट कर सकते हैं ताकि जो मिनिमम स्कोर चाहिए है नेट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए उनकी उतनी एग्रीगेट परसेंटेज बन सके। इसके अलावा भी अगर एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेके कभी भी कोई डाउट होता है तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप एनटीए को एक मेल कर दें या कॉल करके पूछ लें। अगर हो सकता है तो आप उनके ऑफिस भी विज़िट कर लें। तो इन दैट केस अगर कोई भी डाउट होगा एलिजिबिलिटी को लेके तो वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ही आप लोग एग्ज़ाम दें। सो आई होप एलिजिबिलिटी को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। So coming on to next question which is regarding the examination pattern. Examination pattern क्या है हमारा एनटीए का? तो देखिए दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल पेपर है और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट पेपर है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेक्चरार बनने वाले हैं, तो उस सब्जेक्ट की आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए है और उस सब्जेक्ट की नॉलेज को चेक करने के लिए पेपर 2 में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट वाई पेपर 1 जनरल पेपर क्यों? तो देखिए जनरल पेपर में किस तरीके के टॉपिक्स होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन। सो व्हाई दीज टॉपिक्स? बिकॉज एक स्टूडेंट जो कि लेक्चरर बनने जा रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि आगे चल के लेक्चरर बनेगा और बच्चों को पढ़ाएगा, उसके पास इन सारे टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए है, इतना एप्टीट्यूड होना चाहिए है। और ऑल्सो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में दे वांट टू चेक योर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स आपका उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट, आपका रुझान। तो वो चेक करना चाहते हैं कि आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको रिसर्च की कोई नॉलेज है कि नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड में दे वांट टू चेक कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जब टीचर बनेगा तो वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कैसे डिसीजंस लेगा। तो कुछ टॉपिक्स तो इसलिए डाले गए हैं ताकि आपका इंटरेस्ट टीचिंग, रिसर्च, हायर एजुकेशन के प्रति चेक किया जा सके। और कुछ टॉपिक्स जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ये इसलिए डाले जाते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट के पास जो कि लेक्चरर बनने जा रहा है इन सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज हो, क्योंकि ये हर फील्ड में, हर एरिया में काम आते हैं। अब देखिए पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का है और पेपर 2 200 मार्क्स का है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस। सो पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, सो 50 इंटू 2 यानी कि टोटल हो गया 100 मार्क्स। ऐसे ही पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, सो 100 इंटू 2 ये हो गए 200 मार्क्स। एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत क्लियरली विजिबल है, पेपर 2 का वेटेज फर्स्ट पेपर से डबल है। तो यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का जनरल पेपर के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज उसकी बहुत अच्छी है तो भी वो नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है, अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं, इन दैट केस यू नीड अ वेरी हाई परसेंटेज। उस केस में आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए है और फिर जब बहुत हाई स्कोर चाहिए है तो पेपर 1, पेपर 2 इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए है और जनरल पेपर पे भी आपका कमांड होना चाहिए है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम ड्यूरेशन। तो देखिए पेपर 1 अटेम्प्ट करने के लिए 1 आवर, पेपर 2 अटेम्प्ट करने के लिए 2 आवर्स, टोटल ऑफ 3 आवर्स। पहले तो क्या होता था कि ये टाइम बाइफरकेटेड था, आपको 1 घंटा मिलता था पेपर 1 के लिए, फिर ब्रेक होता था और उसके बाद 2 घंटे मिलते थे पेपर 2 के लिए। अब जो है कोई ब्रेक नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है नो ब्रेक। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में अब कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाता है। ओवरऑल 3 आवर्स आपको मिलते हैं। उन 3 घंटों में आप कितना भी टाइम पेपर 1 को और कितना भी टाइम पेपर 2 को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि पेपर 2 में डबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं तो पेपर 2 करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए टाइम हमेशा ऐसे डिवाइड कीजिए कि आप 1 घंटे में पेपर 1 फिनिश कर लें ताकि आपके पास 2 घंटे पेपर 2 के लिए बचें।
लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। स्पेशली अभी रिसेंट पेपर्स में देखा गया है कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर 1 में, वो काफ़ी लेंदी होते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्ज़ाम में, तो ये कैलकुलेशंस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। तो इसीलिए हो सकता है आपको पेपर 1 में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देने पड़े, बट नॉट मोर देन दैट। आप मैक्सिमम टाइम जो पेपर 1 के लिए लेके चल सकते हैं वो है 1 आवर 15 मिनट्स। 1 आवर 15 मिनट से ज़्यादा पेपर 1 को मत दीजिएगा, नहीं तो आपका सेकेंड पेपर छूटने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए बहुत जुडिशियसली टाइम को बाइफरकेट कीजिए पेपर 1 और पेपर 2 में। नेक्स्ट थिंग विच इज़ द बेस्ट पार्ट, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। आपको क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो भी आप इजीली उसको आंसर कीजिए, मतलब आप तुक्के लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हालांकि बहुत टाइम से ये सुनने में आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करी जाएगी इस पेपर में, बट अभी तक तो नहीं करी गई है। देन नेक्स्ट थिंग, एप्रोप्रिएट फील्ड फॉर गिविंग नेट एग्जाम। एप्रोप्रिएट फील्ड कौन सी है, यानी कि किस सब्जेक्ट में नेट का एग्ज़ाम दिया जाए। तो देखिए एनटीए जो है वो 90+ सब्जेक्ट्स में नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन का एरिया है, याद रखिएगा आपकी बैचलर्स डिग्री इतनी मैटर नहीं करती है। जब आपको ये चूज़ करना है कि नेट का एग्ज़ाम कौन सी फील्ड में, कौन से सब्जेक्ट में दिया जाए, तो जो मैटर करता है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया है, आप उसी सब्जेक्ट में नेट का एग्ज़ाम देने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल MA इन जोग्राफी वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो जोग्राफी में देंगे, MA इन सोशियोलॉजी वाले सोशियोलॉजी में देंगे, MA इन इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स में देंगे। लेकिन क्या किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन है कि आप दूसरे सब्जेक्ट में दे ही नहीं सकते? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट जोग्राफी का एग्ज़ाम देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन वो एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। जब आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाएंगे तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, वो पूछेंगे कि भाई आपने मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट में किया और नेट जो है वो आप किसी और सब्जेक्ट में लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी एनोमली क्रिएट मत करिए। आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसी में नेट का एग्ज़ाम दीजिए। हाँ, अगर आपको और एरियाज़ में भी इंटरेस्ट है तो आप एडिशनल क्वालिफिकेशन के तौर पे और सब्जेक्ट्स में भी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो एडिशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगी, आपके CV में ऐड हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले प्राइमरीली जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, पहले उसमें नेट का एग्ज़ाम क्लियर करें। नाउ देयर इज़ वन मोर कन्फ्यूजन, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स में, बहुत कम स्टेट्स में ऐसा है कि जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो जो है फर्दर बाइफरकेटेड है। जैसे कि राजस्थान में है, यहाँ MCOM में भी 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ABST विच इज़ अकाउंटेंसी, BADM which is business administration and EAFM which is related to economics and finance। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। अब होता क्या है, जो EAFM वाले हैं वो सोच लेते हैं कि हमारा तो कोर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो हम नेट का एग्ज़ाम चलो इकोनॉमिक्स में दे देते हैं। BADM वाले कहते हैं हमारा तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो चलो हम मैनेजमेंट में नेट का एग्ज़ाम दे देते हैं। नाउ दिस इज़ रॉन्ग। आपकी डिग्री क्या मैनेजमेंट की थी? आपकी डिग्री क्या इकोनॉमिक्स की थी? आपकी डिग्री किस चीज़ की थी? आपकी डिग्री कॉमर्स की थी। भाई क्या लिखा जाता है? MCOM ABST, MCOM BADM, MCOM EAFM, तो डिग्री क्या है? मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो यानी कि आपका कोर सब्जेक्ट क्या हुआ? कॉमर्स। तो अगर कॉमर्स डिपार्टमेंट फर्दर बाइफरकेटेड भी है तो भी आपकी डिग्री कॉमर्स की ही रहेगी। इसीलिए नेट का एग्ज़ाम कॉमर्स में ही दे सारे MCOM वाले स्टूडेंट्स, भले ही वो किसी भी डिपार्टमेंट से क्यों ना हो। ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और क्या होता है, कॉमर्स और मैनेजमेंट का सिलेबस भी काफ़ी मिलता जुलता है, एंड नॉट जस्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लेबर लॉ का भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो अब होता क्या है, कॉमर्स वाला स्टूडेंट सोच सकता है कि चलो मैं मैनेजमेंट में दे देता हूँ, मैनेजमेंट वाले कई बार सोच लेते हैं कॉमर्स में दे लेते हैं। आप दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन वही बात है एनोमली क्रिएट हो जाएगी। रिक्रूटमेंट के टाइम पे जो है पॉसिबल नहीं होगा आपका रिक्रूटमेंट।
तो इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो पहले वो नेट कॉमर्स में क्लियर करे, बाद में एडिशनल क्वालिफिकेशन के तौर पे आप मैनेजमेंट में भी क्लियर कर लो, वो आपके सीवी में जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो जाएगा। ऐसे ही मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट पहले मैनेजमेंट में नेट क्लियर करें, फिर अगर वो कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो कॉमर्स से भी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं तो आप कॉमर्स में भी दे लो। लेकिन सारे ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ये याद रखें कि पहले वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक सब्जेक्ट, अपने कोर सब्जेक्ट में नेट का एग्ज़ाम दें। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जो किसी रेयर टॉपिक पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत रेयर सब्जेक्ट है। एनटीए वैसे तो 90+ सब्जेक्ट्स में नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, बट स्टिल कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए नेट का एग्ज़ाम नहीं है। अब ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स क्या करें जिनका सब्जेक्ट, जिनकी स्ट्रीम नेट के एग्ज़ाम में है ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन है, गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि वो रिलेटेड और अलाइड सब्जेक्ट में नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। रिलेटेड यानी कि जो भी मिलते जुलते टॉपिक वाले एग्ज़ाम हो, मिलते जुलते टॉपिक वाला जो है एरिया हो, उसमें वो नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो आई होप यहाँ पर भी आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। Coming on to our next question, which is regarding age limit and relaxation. But उससे पहले हम ये समझते हैं कि JRF क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है। देखिए, नेट बोलो या असिस्टेंट प्रोफेसर बोलो, एक ही बात है। नेट के एग्ज़ाम को ही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम भी बोला जाता है। नेट का पेपर, JRF का पेपर एक होता है, पेपर चेक भी एक ही तरीके से होता है, कोई अलग मार्किंग स्कीम नहीं होती है। जब स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करना होता है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि भाई हम क्या भरें, ओनली फॉर नेट या फॉर नेट एंड JRF बोथ। तो इसका मैं अभी आपको आंसर क्लियर करती हूँ। पहले हम जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की अगर हम बात करें, नेट की अगर हम बात करें, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। कभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर ओवर होने के बाद लाइफ में कभी भी नेट का एग्ज़ाम दिया जा सकता है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन JRF के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एज लिमिट है। एज लिमिट कितनी है? करेंटली 30 ईयर्स। लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि उनके लिए एज लिमिट हो गई 35 ईयर्स। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीच में रिसर्च असिस्टेंट बन जाते हैं। तो जो लोग रिसर्च प्रपोजल्स पे या कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में वर्क कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, जिनको रिसर्च का एक्सपीरियंस है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी 3 to 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एज में, प्रोवाइडेड उनको सारे प्रूफ देने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि उन्होंने कितना टाइम, कहाँ पर, किस पोस्ट पर काम करते हुए रिसर्च को डिवोट किया है। अगर वो सारे प्रूफ ला सकते हैं, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो उनको भी 3 to 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब देखिए, ये दोनों हैं क्या। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, उस केस में अगर आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आप करेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। मैंने करेंटली क्यों बोला? क्योंकि कुछ ही समय में PhD भी कंपलसरी होने वाली है। करंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग PhD अभी कंपलसरी नहीं है। अभी सिर्फ नेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं, बट आफ्टर सम टाइम PhD कंपलसरी हो जाएगी। अच्छा, व्हाट इज़ JRF? JRF में क्या होता है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन स्कॉलरशिप सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने पे नहीं मिलती है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन लेते हैं, तब आपको स्कॉलरशिप मिलती है डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तभी इसका नाम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आपको फेलोशिप मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। सो बेसिकली JRF जो है वो टारगेट करना चाहिए है उन स्टूडेंट्स को जिनकी अभी PhD नहीं हुई है, सो दैट वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकें। बाकी रही बात नेट की, तो वो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी है हमारी कंट्री में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। फिर देखिए, नेक्स्ट है प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट कैसे निकलता है, कैसे कट ऑफ डिसाइड होती है JRF की, कैसे कट ऑफ डिसाइड होती है
नेट की। तो देखिए मिनिमम दे रखा है 40% एग्रीगेट इन बोथ द पेपर्स, याद रखिएगा बोथ द पेपर्स मतलब मिला जुला के, एंड दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। नेट क्लियर करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को, और रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए वही 5% का रिलैक्सेशन है, उनको 35% मार्क्स चाहिए हैं। लेकिन क्या सिर्फ 40% मार्क्स लाने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं, याद रखिए दिस इज मिनिमम। अगर इतना भी स्कोर नहीं आता है तो मतलब आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। लेकिन एग्जाम क्लियर इस बेसिस पे नहीं होता है, आपने एग्जाम क्लियर किया या नहीं किया वो डिपेंड करता है कट ऑफ पे। और ये कट ऑफ कैसे निकाली जाती है, देखिए टॉप 6% कैंडिडेट्स फॉर ईच सब्जेक्ट एंड कैटेगरी विल बी डिक्लेयर्ड नेट क्वालिफाइड। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 10,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, और याद रखिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट ईच सब्जेक्ट एंड कैटेगरी। 90+ सब्जेक्ट्स में नेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए सुनिए, ठीक है। तो लेट्स से कॉमर्स में एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें 10,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। अब 10,000 का 6% कितना हुआ? 600 स्टूडेंट्स। तो जो टॉप 600 स्कोरर्स होंगे उनका जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे कट ऑफ निकाली जाएगी। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं अगर 10,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो नेट सिर्फ कितने बच्चों का क्लियर होगा? टॉप 6% का, यानी कि 6% ऑफ 10,000 विच इज 600। और वही जो टॉप 600 स्कोरर्स होंगे उन्हीं के मार्क्स, उन्हीं के स्कोर्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिक्लेयर करी जाती है। नाउ अनदर थिंग, जेआरएफ की कट ऑफ कहाँ से आती है? तो देखिए क्या होता है, हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए स्लॉट सीट्स फिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉमर्स के लिए 100 to 150 सीट्स फिक्स हैं कि भाई हर साल जो है या हर 6 मंथ में जब भी एग्ज़ाम होगा 100 या 150 स्टूडेंट्स को फेलोशिप दी जाएगी। तो अब इन 600 में से भी जो टॉप 100 या टॉप 150 स्कोरर होंगे वो डिपेंड करता है कि हर सब्जेक्ट में कितनी सीट्स एलोकेट करी गई हैं जेआरएफ के लिए। लेट्स से 100 सीट्स एलोकेट करी गई हैं, तो ये टॉप 600 में से भी जो टॉप 100 स्कोरर्स होंगे उनको जेआरएफ माना जाएगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप उन्हें दी जाएगी। जेआरएफ क्लियर होने का मतलब है कि नेट अपने आप क्लियर हो गया। जेआरएफ एक प्रकार से मेरिट लिस्ट में आना है, ये एक प्रकार से जो है जो टॉप स्कोरर्स होते हैं उनको दिया जाता है, ये मेरिट लिस्ट है। कुछ लोग सोचते हैं कि जेआरएफ और नेट का पेपर अलग होता है, जेआरएफ का पेपर हार्ड लेवल का होता है, जेआरएफ की मार्किंग डिफरेंट होती है। ऐसा कुछ नहीं है, एक ही पेपर होता है, सेम क्वेश्चंस आते हैं, सेम मार्किंग होती है। सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लीजिए जो बिल्कुल टॉप स्कोरर होते हैं सॉरी, उनका जो है जेआरएफ क्लियर माना जाता है सॉरी। सो बेसिकली अगर आपने अपनी एज लिमिट क्रॉस नहीं करी है, वुमेन कैंडिडेट अगर अभी 35 की नहीं है, उससे कम है, और बाकी कैंडिडेट्स अगर 30 ईयर्स से कम है, तो आप हमेशा जब भी फॉर्म फिल करें तो आप फॉर नेट एंड जेआरएफ दोनों ऑप्शंस के लिए फिल करें, क्योंकि मार्किंग सेम ही होगी। और अगर आपकी एज लिमिट एक्सीड हो चुकी है तो फिर जो है आप सिर्फ और सिर्फ फॉर नेट भरें एग्ज़ाम फॉर्म। उस केस में जो है आपकी एज लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो अगर आप पीएचडी ज्वाइन करेंगे भी आगे तो भी आप स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, जेआरएफ के अलावा भी बहुत सारी नेशनल लेवल स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो आप अवेल कर सकते हैं। बट उसके लिए पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आपको डायरेक्टली अप्लाई करना होता है अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू। ये जेआरएफ जो है, ये स्कॉलरशिप, ये फेलोशिप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ नेट? नेट का एग्जाम अगर क्लियर हो जाए तो वो कब तक वैलिड है? लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार अगर नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। अब होता क्या है, लेट्स से स्टूडेंट का इस बार नेट का एग्जाम क्लियर हो गया, जेआरएफ नहीं हुआ,
अब वो ये सोचते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दें या नहीं दें, क्या पता नेक्स्ट टाइम नेट भी ना हो तो फिर वो भी कैंसिल हो जाए पुराना वाला। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा मत सोचिए। अगर आपका एक बारी नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। भले आप उसके बाद 4 बार एग्ज़ाम दें और फेल हो जाएं तो भी आपका जो पहले वाला नेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था उसकी वैलिडिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट सॉरी, वैलिडिटी पीरियड ऑफ JRF। JRF की वैलिडिटी क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया और आपकी स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो गई, नहीं, इतना आसान भी नहीं है। JRF क्लियर होने के बाद आपको 3 साल का समय दिया जाता है, इसकी वैलिडिटी है 3 ईयर्स। सो JRF का जो एग्ज़ाम है आपका, वो एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपको 3 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा। इन 3 साल के अंदर अंदर आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में PhD ज्वाइन करनी है। अच्छा, PhD का एग्ज़ाम क्लियर होते ही, PhD में एडमिशन लेते ही भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आप PhD में जब एडमिशन लेते हैं तो 6 महीने से लेके 1 साल तक का कोर्स वर्क होता है, जिसे हम प्री PhD के नाम से भी जानते हैं। उसमें आपको 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट होता है जो आपका कोर्स सब्जेक्ट है वो, और दूसरा सब्जेक्ट्स होते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च एथिक्स। तो यानी कि पहले आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनसे कि आपको रिसर्च के बारे में नॉलेज मिल सके। 6 मंथ्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इनका एग्ज़ाम होता है जिसे हम प्री PhD या कोर्स वर्क कहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 6 मंथ्स का कोर्स वर्क कराती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 ईयर का भी कराती हैं। सो इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है जिसको हम कहते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ योर फ्यूचर प्लान फॉर रिसर्च। आप किस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हैं, आप किस तरीके से डाटा कलेक्ट करेंगे, आपका हाइपोथेसिस क्या है, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाएंगे। सिनॉप्सिस में ये सब कुछ लिखना होता है। आप अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, ना ही आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ना ही आप कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ कर रहे हैं, अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ प्लान होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है फॉर द फ्यूचर रिसर्च, जो कि आपको बना के अपने सुपरवाइज़र को, अपने गाइड को सबमिट करना होता है। आपके सुपरवाइज़र गाइड के द्वारा अप्रूवल के बाद एक मीटिंग होती है जिसे हम DRC मीटिंग कहते हैं। उस मीटिंग में फाइनली जब आपका सिनॉप्सिस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तब एक्चुअल में आपकी रिसर्च स्टार्ट होगी और तब आपकी ये फेलोशिप भी आना स्टार्ट होगी। तो यानी कि JRF क्लियर होने के 3 साल के अंदर अंदर पहले तो आपको PhD में एडमिशन लेना है। PhD में एडमिशन लेने के बाद 6 मंथ्स आपका कोर्स वर्क चलेगा। उसके बाद आपको आपका सिनॉप्सिस जो है वो सबमिट करना है, वो अप्रूव हो जाएगा, तब जाके एक्चुअल में आपकी रिसर्च स्टार्ट होगी और तब आप जो है अपनी इस फेलोशिप के लिए सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स का क्या जो पहले से PhD में एनरोल्ड है? जो स्टूडेंट्स पहले से PhD में एनरोल्ड हैं वो कोर्स वर्क कर चुके हैं, उनका सिनॉप्सिस एक्सेप्ट हो चुका है, तो उस केस में उनका जैसे ही JRF क्लियर होगा वैसे ही वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनकी स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो जाती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रैंक कैलकुलेशन। अब बेसिकली होता क्या है, आजकल NTA जो रिजल्ट निकाल रहा है वो परसेंटाइल की फॉर्म में निकाल रहा है। आप स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, परसेंटेज क्या है, परसेंटाइल क्या है। देखिए, याद रखिए, द बेसिक डिफरेंसेस, परसेंटेज आपका इंडिविजुअल स्कोर है। परसेंटेज का फॉर्मूला हम सबको पता है, मार्क्स ओब्टेन्ड, हमारे कितने मार्क्स आए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। इस तरीके से परसेंटेज निकाली जाती है। सो परसेंटेज आपके इंडिविजुअल स्कोर के आधार पे निकाली जाती है, लेकिन परसेंटाइल जो है वो रिलेटिव है। परसेंटाइल जो है वो रिलेटिव स्कोर के आधार पे निकाली जाती है। परसेंटाइल निकालते समय जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है सबके स्कोर को कंसिडर किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से मैं बोलूँ 75 परसेंटाइल, मैं परसेंटेज नहीं बोल रही हूँ, मैं परसेंटाइल बोल रही हूँ। तो ये 75 परसेंटाइल का मतलब क्या है? तो पहले तो आप ये समझो, परसेंटाइल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 100 हिस्सों में डिवाइड करना, 100 पार्ट्स में बांटना। तो अगर आपके रिजल्ट में लिखा है कि आपका 75 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था उसमें से 75% स्टूडेंट्स का स्कोर आपसे कम है।
और 25% स्टूडेंट्स का स्कोर आपसे ज़्यादा है। अगर आपका 100 परसेंटाइल है, इट मीन्स यू आर द टॉपर, आपकी रैंक 1 है। 100 परसेंटाइल है यानी कि सारे स्टूडेंट्स में से सबसे ज़्यादा आपका स्कोर है। 100 परसेंटाइल मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था 100% ऑफ देम, सारे के सारे आपसे पीछे हैं। अब मैं बोलूँ अगर 90 परसेंटाइल, तो मतलब जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें से 90% स्टूडेंट्स आपसे पीछे हैं, 10% स्टूडेंट्स आपसे आगे हैं। तो ये होता है परसेंटाइल। तो अब होता क्या है, परसेंटेज भी दे रखी होती है कई बार रिजल्ट में, और परसेंटाइल दोनों भी दे रखे होते हैं। परसेंटेज परसेंटाइल कई बार दोनों दे रखे होते हैं रिजल्ट में, कई बार सिर्फ परसेंटाइल भी होता है। तो परसेंटाइल देने का फ़ायदा ये है कि आप अपनी ऑल इंडिया रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, रैंक कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपको ये पता होना चाहिए है कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, तब आप अपनी रैंक कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये डाटा एनटीए निकालता है। एनटीए जब रिजल्ट निकालेगा तो वो ये भी बताते हैं, ये भी निकालते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 100 माइनस पी, पी मीन्स परसेंटाइल। सो लेट्स से मैं कहती हूँ 90 परसेंटाइल है किसी बच्चे का, सो 90 डिवाइडेड बाय 100 इनटू एन, एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ओवरऑल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट में। सो लेट्स से मैं लिखती हूँ 10,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था आपके सब्जेक्ट में, प्लस 1। तो देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 100 माइनस 90 विच इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000 प्लस 1, which is 1000 plus 1, so it is 1001। एक बार दोबारा से मैं आपको पूरा कैलकुलेशन समझाती हूँ। 100 माइनस 90, 90 परसेंटाइल है, डिवाइडेड बाय 100 इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था, प्लस 1। तो देखिए 100 माइनस 90 इज़ 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000, ये हो गया हमारा 1000 प्लस 1, 1001। यानी कि जिस स्टूडेंट का 90 परसेंटाइल आया उसकी रैंक कितनी है, 1001 रैंक आई है आउट ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स। एक चीज़ और, 90 परसेंटाइल ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक बच्चे का हो एग्ज़ाम में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 90 परसेंटाइल हो सकता है, बहुत सारों का 99 परसेंटाइल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम स्कोर हो सकता है, तो उनकी रैंक भी सेम ही होगी। और जिस बच्चे का 100 परसेंटाइल होगा वो टॉप स्कोरर होगा, उसकी रैंक अपने आप 1 होगी, यानी कि उसने सारे स्टूडेंट्स में से रिलेटिवली सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप अपनी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ और, ये मत सोच लेना कि 90 परसेंटाइल आया या 95 परसेंटाइल आया और फिर भी हमारा तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ऐसे कैसे। 90 और 95 परसेंटाइल बहुत अच्छा है बेटा, ये परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 70-75% का स्कोर बहुत मुश्किल से आता है नेट के पेपर में। वो परसेंटेज है, वो आपके इंडिविजुअल स्कोर के अकॉर्डिंग निकाली गई है। परसेंटाइल आपकी परसेंटेज नहीं है, वो तो जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था उन सबके स्कोर्स को कंपेयर करके एक रिलेटिव डाटा बनाया जाता है। यहाँ पे अगर किसी का परसेंटाइल 100 है, 100 परसेंटाइल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे क्वेश्चन सही थे और उसको 100% मार्क्स मिले, नहीं।
100 परसेंटाइल का मतलब सिर्फ इतना है कि वो टॉप स्कोरर है, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें से उसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। 100 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही थे और 100% मार्क्स मिले हैं। इस डिफरेंस को याद रखिएगा परसेंटेज और परसेंटाइल के। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। So the next thing is about JRF लेटर एंड नेट सर्टिफिकेट। कैसे मिलता है नेट का सर्टिफिकेट, कैसे मिलता है JRF का लेटर। तो देखिए, नेट का जो सर्टिफिकेट है वो ई फॉर्म में मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आपका नेट का जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, यूजुअली उसके 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट इशू कर देता है NTA। आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, प्रिंट एक तो होता है नॉर्मल पेज पे प्रिंट ले लिया, एक होता है जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट वाला मोटा पेपर होता है, उस पे प्रिंट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वो प्रॉपर सर्टिफिकेट की फॉर्म में लगेगा। दूसरी बात, आपका जो स्कोर कार्ड है उसका भी प्रिंट आउट लेना ना भूलें। सॉरी। नेक्स्ट थिंग, JRF लेटर। ये जो JRF लेटर है ये यूजुअली घर पर आता है बाय पोस्ट। इसमें टाइम लगता है, 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं और कई बार तो 6-6 महीने तक भी नहीं आता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका जो भी स्कोर कार्ड हो उसका जो है आप लोग प्रिंट आउट लेके ज़रूर रख लें, ताकि अगर ई सर्टिफिकेट आने में कोई डिले हो रहा है या फिर JRF का लेटर आने में कोई डिले हो रहा है तो आप अपना स्कोर कार्ड यूज़ कर सकते हैं फर्दर। फिर देखिए, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग स्कॉलरशिप। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, JRF क्लियर होते ही स्कॉलरशिप मिलनी चालू नहीं हो जाती हैं। आपको PhD में एडमिशन लेना होगा, एडमिशन लेके कोर्स वर्क क्लियर करना होगा, उसके बाद आपका सिनॉप्सिस सबमिट होगा, अप्रूव होगा, उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, उसके बाद आप अपनी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बट देयर इज़ वन मोर कंडीशन। आप अगर JRF अवेल करते हैं, स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में कहीं और से किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं आना चाहिए, यानी कि आप कहीं पे भी सैलरीड एम्प्लॉई नहीं होने चाहिए हैं। आप जो है स्कॉलरशिप भी लें और आप कहीं पर जॉब करें और आपकी सैलरी भी आए, ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू चूज़ वन। तो अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो आप कहीं और पर जॉब करके सैलरी नहीं ले सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, PhD भी 2 प्रकार की होती है, फुल टाइम, पार्ट टाइम। फुल टाइम PhD में ही आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। पार्ट टाइम PhD का मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगी। पार्ट टाइम PhD में डेली कॉलेज नहीं जाना होता है। फुल टाइम PhD में डेली कॉलेज जाना होता है, 9 to 5 प्रॉपर अटेंडेंस होती है आप लोगों की, और कई बार तो आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्लासेस भी लेनी पड़ सकती हैं। तो आपको प्रॉपरली 9 to 5 डेली कॉलेज जाना पड़ेगा, आपकी अटेंडेंस लगेगी, और साथ ही साथ आपको एवरी मंथ आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप आनी चालू हो गई है और भैया PhD तो 3-4 साल चल रही है, हम तो काम नहीं करेंगे, आराम से बैठे हैं, ऐसा नहीं है। अब आपको हर मंथ आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि आपने कितना काम किया है, उसके बाद ही आपकी अगले महीने की स्कॉलरशिप आएगी। तो अब जो रूल्स हैं वो काफ़ी चेंज हो गए हैं, स्ट्रिक्ट हो गए हैं। फिर देखिए, अमाउंट क्या है स्कॉलरशिप का, ये सुन के आप लोगों को अच्छा लगेगा। JRF का अमाउंट काफ़ी अच्छा है, 31,000 विदाउट HRA। हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है उन स्टूडेंट्स को जिनका खुद का घर नहीं है उस सिटी में जहाँ से वो PhD कर रहे हैं। अगर HRA ऐड कर दें तो 5,000 का HRA होता है, तो अगर आप HRA भी अवेल कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट स्कॉलरशिप का 36,000 है। SRF क्या है? देखिए, SRF इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप। आपको रिसर्च करते करते जब 2-3 साल हो जाते हैं, आपका काफ़ी हद तक का काम उस समय तक कंप्लीट भी हो जाता है, बट PhD टेक्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन। PhD जो है 4-5 साल भी चलती है, कई बार 6-6 साल भी चलती है। हालांकि उन केसेस में एक्सटेंशन लेना पड़ता है, और याद रखिएगा मिनिमम 2 to 3 ईयर्स तो लगते ही लगते हैं PhD में। दिस इज़ मिनिमम। आप एवरेज मान के चलो कि 3.5 से 4 साल एवरेज है, और लगने को 6-7 साल भी लग सकते हैं PhD में। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं और आपका मेंटर जो है वो कितनी स्पीडीली आपकी PhD सबमिट कराना चाहता है।
तो बेसिकली जब आपको 2-3 साल हो जाते हैं रिसर्च करते करते, तब आपका JRF कन्वर्ट हो जाता है SRF में, विच इज़ सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो SRF में आपको 5000 का इंक्रीमेंट मिल जाता है। आपका जो भी JRF का अमाउंट आ रहा होगा उसमें 5000 ऐड होके आपको मिलेगा। अब देखिए, इसी के साथ मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं वो जॉब की जल्दी ना करें, क्योंकि आपको जितना अमाउंट JRF का मिल रहा है, अगर आप प्राइवेट जॉब देखने जाएंगे इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में, मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें, अगर मेट्रो सिटीज़ में सैलरीज अच्छी हैं, हम सबको पता है, अगर हम बात करें मिनी मेट्रोज़ की और स्मॉल टाउन्स की, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं, टीचिंग जॉब, तो सैलरीज अच्छी नहीं है। 20,000 25,000 इतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा तो आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट है। तो आप स्टार्टिंग से टारगेट कीजिए कि आप JRF क्लियर करें। इस तरीके से क्या होगा, आप पूरा फोकस PhD पे कर पाएंगे, कहीं और आपको जॉब नहीं करना पड़ेगा। जॉब में जो सैलरी मिलेगी उससे ज़्यादा अमाउंट आपको स्कॉलरशिप के तौर पे मिल जाएगा। और फिर जब आप PhD कंप्लीट करके जॉब ढूंढने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हाई सैलरी के साथ जॉब मिलेगी, क्योंकि आपके पास नेट भी होगा और आपके पास जो है PhD की डिग्री भी होगी उस टाइम पे। तो इसीलिए फोकस यहीं रखें कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD ज्वाइन करें, साइड बाय साइड JRF के लिए ट्राई करें, JRF क्लियर हो जाए तो स्कॉलरशिप लेते लेते अच्छे से फोकस करके PhD करें, और उसके बाद PhD कंप्लीट होने के बाद फिर आप लोग जो है जॉब के लिए ट्राई करें। हाँ, अगर बीच में गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, जो कि कभी कभी आती हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए है। प्राइवेट जॉब के पीछे मत भागिए, प्राइवेट जॉब करनी है तो आराम से PhD के बाद करो, लेकिन अगर PhD करते करते भी बीच में कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो उसका एग्ज़ाम ज़रूर दें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर गेटिंग एडमिशन इन PhD। अब हमें ये पता चल गया कि हमें स्कॉलरशिप लेनी है। स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? नेट का एग्ज़ाम देंगे, JRF क्लियर होगा। लेकिन PhD में एडमिशन कैसे ले? PhD में एडमिशन लिए बिना भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो देखिए, हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग रूल है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ JRF वालों के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्जेम्प्ट है, जिसमें सबसे बड़े नाम हैं हमारे सारे IIMs और IITs के। जितने भी IIMs हैं और IITs हैं, वो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास JRF है, जिनका JRF क्लियर है, उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट कर देती है। यानी कि आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको PhD में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी की जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फिर ऐसा करती हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, चाहे आपके नेट क्लियर हुआ हो, चाहे आपका JRF क्लियर हुआ हो, तो भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगी, और उनका जो सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसको क्लियर करने के बाद ही आप जो है PhD में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये चीज़ जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करेगी कि वो JRF वालों को एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो JRF वालों को एग्जेम्प्ट कर देती हैं। अच्छा, इंटरव्यू तो दोनों ही केस में होगा, चाहे आपका JRF क्लियर है, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल रही है बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के, तो भी इंटरव्यू होगा, और अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के जाना पड़ रहा है तो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी इंटरव्यू ज़रूर होगा। तो जो इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बारे में हम हालांकि आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले हम ये जानते हैं, अच्छा वन मोर थिंग, कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि चलो पहले नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वरना हमें PhD में एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने नेट को कंपलसरी नहीं कर रखा है PhD के लिए। आप डायरेक्टली उन यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के PhD में एडमिशन ले सकते हैं। इसीलिए इस डाउट को हटा दीजिए कि आपको पहले नेट क्लियर करना है और फिर ही आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। सॉरी। सो नेक्स्ट थिंग, MPhil एंड PhD, व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो देखिए, दोनों ही रिसर्च कोर्स हैं। PhD हायर लेवल डिग्री हो गई एक तरीके से, और ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन लेती है कंप्लीट होने के लिए। हम कह सकते हैं कि MPhil PhD का ही छोटा रूप है। MPhil 2 साल चलता है,
एमफिल में डिजर्टेशन बनाना होता है, पीएचडी में थीसिस सबमिट करना होता है। थीसिस एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक होती है इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स, जिसमें आपको अपनी पूरी रिसर्च के बारे में लिखना होता है विद रिसर्च मेथडोलॉजी। तो वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव काम होता है जो 3 से 5 साल तक चलता है, जबकि एमफिल उसी का छोटा रूप है जिसमें आपको पूरी बुक नहीं लिखनी है, समराइज्ड फॉर्म में डिजर्टेशन बनाना होता है, और ये जो है 1.5 से 2 साल ही चलता है। हालांकि अब हमें एमफिल पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग एमफिल जो है बहुत जल्द डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और वैसे भी पीएचडी एक हायर डिग्री है, एमफिल करने के बाद डॉक्टरेट की डिग्री नहीं कहलाती है, दैट इज़ मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी। और पीएचडी करने के बाद ही आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, डॉक्टरेट है जो कि एक्चुअली। तो डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो पीएचडी की डिग्री है, हायर लेवल डिग्री है। तो हमेशा पीएचडी के एडमिशन के लिए टारगेट करें, एमफिल के पीछे नहीं भागें। और अब तो बिल्कुल ही नहीं भागें, क्योंकि एमफिल बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। हालांकि पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग ज़्यादातर एमफिल करके फिर पीएचडी करते थे। क्यों? एमफिल में आपने जो टॉपिक लिया है, जिस पे आपने 2 साल रिसर्च करी है, लोग उसी को आगे कैरी ऑन कर लेते थे पीएचडी में। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर उनका पीएचडी में कम ड्यूरेशन लगती थी, थोड़ा टाइम उधर बच जाता था, प्लस एमफिल से उनको अच्छा खासा रिसर्च एक्सपीरियंस हो जाता था। तो इसीलिए पहले ऐसा होता था कि ज़्यादातर एमफिल करके फिर पीएचडी करते थे, बट अब इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। अब आप लोग डायरेक्ट पीएचडी के लिए ही ट्राई करें और फोकस करें। अच्छा, वन मोर थिंग जो रह गई, कि एमफिल में भी कोर्स वर्क होता है, पीएचडी में भी कोर्स वर्क होता है। तो अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं, तो आपने एमफिल में अगर ऑलरेडी कोर्स वर्क किया हुआ है, तो जब आप उसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे तो आपको दोबारा कोर्स वर्क रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जो है आप अपना सिनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं उस केस में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कम्स पार्ट टाइम पीएचडी एंड फुल टाइम पीएचडी। तो देखिए क्या डिफरेंस है, किसको पार्ट टाइम पीएचडी करनी चाहिए, किसको फुल टाइम पीएचडी करनी चाहिए है। दोनों में ही आपको पीएचडी की डिग्री मिलती है, कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है कि ये पार्ट टाइम है, ये फुल टाइम है। बट जो लोग वर्किंग है, जो लोग पूरा टाइम डिवोट नहीं कर सकते हैं, जो लोग डेली कॉलेज नहीं जा सकते हैं, ऐसे लोगों को करनी चाहिए है पार्ट टाइम पीएचडी। क्योंकि पार्ट टाइम पीएचडी में क्या होता है सॉरी, पार्ट टाइम पीएचडी में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे, या हो सकता है कॉलेज वाले डिसाइड कर लें कि वीक में किसी भी एक दिन आपको कॉलेज जाना है, सिर्फ उसी दिन आपकी कोर्स वर्क की क्लास लगेगी। 6 महीने बाद कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होगा और आपका सिनॉप्सिस सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद तो आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत है ही नहीं। पहले ये होता है कोर्स वर्क तक कि वीक में 1 दिन या 2 दिन जाना पड़ता है। फिर सिनॉप्सिस सबमिट होने के बाद वो भी ज़रूरी नहीं है, आप अपने मेंटर के साथ सिंपली कोलैबोरेट करके अपना काम कर सकते हैं। तो यानी कि आपको रेगुलरिटी से कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है पार्ट टाइम पीएचडी में। जो लोग वर्किंग है, जिन लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं ऑलरेडी, ऐसे लोगों को ऑब्वियस सी बात है अपना जॉब छोड़ के पीएचडी नहीं करनी चाहिए है। ऐसे लोग पार्ट टाइम पीएचडी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट क्राउड है, जिनके पास अभी कोई जॉब नहीं है, उन लोगों को फुल टाइम पीएचडी के लिए ही ट्राई करना चाहिए है, क्योंकि पार्ट टाइम पीएचडी में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फुल टाइम पीएचडी में ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है। फुल टाइम पीएचडी में डेली 9 to 5 आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, अटेंडेंस कंपलसरी होती जा रही है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आपको हर महीने की सबमिट करनी पड़ेंगी, तब आपकी स्कॉलरशिप आएगी। सो फुल टाइम पीएचडी का बेनिफिट लें स्टूडेंट्स जो अभी कहीं पर एम्प्लॉयड नहीं है। और मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज वगैरह में एम्प्लॉयड हैं, जहाँ पे आप परमानेंट नहीं हैं, गेस्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, या सैलरी बहुत कम है, 15-20 हज़ार है या 20-25 हज़ार है, ऐसे केसेस में आप प्राइवेट जॉब को छोड़िए, पीएचडी ज्वाइन करके आप जो है 35,000 की 36,000 की स्कॉलरशिप अवेल कीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर देखिए कब अप्लाई किया जाए पीएचडी के लिए। ज़्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं आजकल, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ फिर सोचते हैं चलो कोचिंग करें, कोचिंग करेंगे, फिर नेट का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे या जेआरएफ क्लियर करेंगे, जब क्लियर हो जाएगा तब हम पीएचडी ज्वाइन करेंगे। ये बहुत गलत है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? पहली बात तो ये,
पीएचडी अपने आप में एक बहुत लंबे ड्यूरेशन का कोर्स है। पीएचडी 3 से 5 साल ले लेगा, ठीक है। अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल नेट की प्रिपरेशन में वेस्ट कर रहे हैं तो बेटर है ना कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर दो। जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएट हुए, जैसे ही आप जो है पास आउट हुए, वैसे ही आपको पीएचडी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। फॉर्म्स हर टाइम नहीं आते हैं, साल में 2 बार आते हैं पीएचडी के फॉर्म। कोई कोई यूनिवर्सिटी तो सिर्फ 1 बार निकालती है। तो ऐसा तो है नहीं जब आप एडमिशन लेना चाहेंगे तब आपको तुरंत मिल जाएगा, या पहली बार में ही आपका पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इसीलिए किसी भी प्रकार का रिस्क मत लीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं पीएचडी वगैरह, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। जैसे ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होता है वैसे ही आप अप्लाई कर दीजिए। जहाँ पर भी आपको पीएचडी के फॉर्म्स वगैरह निकले हुए हैं, वैकेंसी मिल रही है, आप वहीं पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर दीजिए। अभी नेट कंपलसरी नहीं है पीएचडी के लिए, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कीजिए और पीएचडी में एडमिशन लीजिए। अच्छा, नेट की प्रिपरेशन कब तैयारी शुरू करें? एमकॉम के या जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके सेकेंड ईयर में। अगर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है कॉलेज का और पेपर कुछ बहुत ही हाई लेवल के या डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं तो आप लोग बहुत आराम से पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में तैयारी शुरू कर सकते हैं। बल्कि फर्स्ट ईयर में भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबल सेकेंड ईयर में ही है एग्ज़ाम देने के लिए। तो नेट की तैयारी आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे ही स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम दीजिए। अगर सेकेंड ईयर में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तुरंत जो है पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही पीएचडी में एडमिशन लीजिए। और अगर नहीं भी क्लियर होता है तो भी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोग तो पोस्ट ग्रेजुएशन ओवर होते ही पीएचडी के लिए अप्लाई कीजिए, बिकॉज पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद भी 6 मंथ्स कोर्स वर्क चलेगा, प्री पीएचडी चलेगी। आपको किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आपका जेआरएफ पहले से भी क्लियर होगा तो भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ और जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ वो एट पार हुए, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद 6 महीने तक तो कोई वैसे भी स्कॉलरशिप नहीं ले सकता। तो उस 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में भी आप नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए टाइम को मत वेस्ट कीजिए। नेट की प्रिपरेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे कीजिए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर होता तो भी तुरंत ही पीएचडी के लिए अप्लाई कर दीजिए। पीएचडी के जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स होते हैं जब कोर्स वर्क कराया जाता है उस टाइम पे नेट की प्रिपरेशन करते रहिए। एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सिनॉप्सिस सबमिट करने के बाद आपकी स्कॉलरशिप आने लगेगी अगर जेआरएफ क्लियर हुआ है तो। अच्छा, अब ऐसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका ना पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे नेट क्लियर हुआ, ना ही उनका पीएचडी के कोर्स वर्क के टाइम पे एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, आपको बस स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक जेआरएफ ही नहीं है जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। मैंने आपको बताया आईसीएसएसआर की बहुत सारी नेशनल लेवल स्कॉलरशिप्स होती हैं। आपने अगर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया तो उनकी खुद की भी स्कॉलरशिप्स होती हैं। हाँ, अमाउंट थोड़ा कम होगा उसमें, बट वो स्कॉलरशिप्स भी आप अवेल कर सकते हैं। तो अगर जेआरएफ नहीं होता है तो पीएचडी में एडमिशन लेके आप बाकी की स्कॉलरशिप्स के लिए जो है अप्लाई कर दीजिए। और लेट से आपका नेट का एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप पीएचडी के साथ साथ नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। कम से कम टाइम वेस्ट नहीं होगा, चाहे 1 अटेम्प्ट में क्लियर हो चाहे 4 अटेम्प्ट में क्लियर हो, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा अगर आप साथ के साथ पीएचडी करते रहेंगे तो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि नेट बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है और 4 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। नेट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम्स इन इंडिया। क्यों? क्योंकि कुछ रटना नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है। 4 ऑप्शन होते हैं, आंसर आपके सामने है। बस आपको सही टेक्निक पता होनी चाहिए है क्वेश्चंस को आंसर करने की, और कंटेंट की सही नॉलेज होनी चाहिए है। बहुत इजीली आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीएचडी, फेलोशिप एंड रिसर्च असिस्टेंट। आपने ये तीनों शब्द सुने होंगे, इनका डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले देखिए, पीएचडी और फेलोशिप दोनों ही रिसर्च कोर्स हैं। फ़र्क इतना है कि पीएचडी करने के बाद आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है, जबकि फेलोशिप में आपको डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है।
पीएचडी में आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी। फेलोशिप प्रोग्राम होते हैं, स्पेशली जो आईआईएम्स हैं उनके फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं, सेम रिसर्च वर्क कराते हैं, रिसर्च कोर्स होता है, लेकिन इसमें आपको डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिलेगी। बाकी स्कॉलरशिप दोनों में मिलेगी। स्कॉलरशिप का ऑप्शन आपके पास इसमें भी है और इसमें भी है, पीएचडी में भी है और फेलोशिप में भी है। तो बेसिकली अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर टारगेटिंग द टीचिंग फील्ड, तो फिर तो आपको पीएचडी करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टरेट की डिग्री ज़रूरी है। अभी धीरे धीरे करके तो पीएचडी कंपलसरी हो जाएगा। जैसे अभी नेट जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया है हमारी कंट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, धीरे धीरे करके पीएचडी कंपलसरी हो जाएगा। दूसरी बात, पीएचडी प्रमोशंस के टाइम पे आज भी कंपलसरी है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट करते हैं, फिर 8-10 साल बाद प्रमोशन होता है, आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रमोशन होता है तो आप प्रोफेसर बनते हैं। सो असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर लेवल, ये जो है आपके दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। जब आपको प्रमोशन मिलता है तब पूछा जाता है कि पीएचडी की डिग्री है कि नहीं है, और इन 8-10 सालों में कितना रिसर्च वर्क किया है। तो ये मत सोचिएगा कि एक बारी नौकरी मिल गई और बैठ गए आराम से, नहीं, रिसर्च करनी है, पीएचडी कंप्लीट करनी ही करनी है। अगर आप टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं तो आप मान के चलिए नेट और पीएचडी दोनों कंपलसरी हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फेलोशिप किनको करनी चाहिए? फेलोशिप प्रोग्राम्स कॉरपोरेट वालों को करने चाहिए हैं। जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं और उनको कॉरपोरेट में ही वर्क करना है आगे, उनके लिए पीएचडी से ज़्यादा अच्छा होगा फेलोशिप प्रोग्राम्स, क्योंकि फेलोशिप प्रोग्राम्स ज़्यादातर आईआईएम्स और अच्छे अच्छे बी स्कूल्स कराते हैं, बिजनेस स्कूल्स। तो वो लोग जो है कॉरपोरेट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ही कराते हैं, तो फेलोशिप प्रोग्राम उनको करने चाहिए हैं जो कि कॉरपोरेट सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। एंड द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट, इसमें कुछ नहीं है, रिसर्च वर्क कराते हैं और स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट देते हैं। और रिसर्च असिस्टेंट में क्या होता है, एक पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट होता है जिसपे कुछ मेन लोग काम कर रहे होते हैं, आपको एक असिस्टेंट के तौर पे काम करना होता है। फ़ायदा ये है आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है रिसर्च का, और साथ के साथ आपको थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मिलता रहता है। होता क्या है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो आगे उसी यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में एडमिशन लेने में आसानी होगी, या फिर आपको डायरेक्टली भी पीएचडी में एडमिशन दिया जा सकता है। तो ये फ़ायदा है रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम करने का। या फिर कुछ लोग जो पर्टिकुलरली रिसर्च ही करना चाहते हैं, आगे अपना करियर टीचिंग फील्ड में नहीं रिसर्च में ही बनाना चाहते हैं, रिसर्च कंपनीज़ हैं बहुत सारी, रिसर्च कंपनीज़ में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो इस तरीके का एक्सपीरियंस लेना और भी अच्छा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हमने एंट्रेंस तक की बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की। तो मैंने आपको बताया था दो तरीके हैं, या तो आपके पास जेआरएफ हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली आपको एडमिशन दे देती हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्जेम्प्ट कर देती हैं। दूसरा तरीका है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्जेम्प्ट हो जाता है जेआरएफ की वजह से तो भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। सो इंटरव्यू तो दोनों केसेस में देने ही हैं। तो इस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी जाए? तो देखिए, अगर एक नॉर्मल इंटरव्यू की भी मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी पर्सनालिटी, आपका बोलने का तरीका, आप किस तरीके से अपने थॉट्स को, अपनी बातों को, अपने रिसर्च प्रपोजल को उस इंटरव्यू में कन्वे करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, प्लीज़ स्ट्रेस में मत आइए। जो पैनल बैठा होता है ना इंटरव्यू लेने के लिए, उनका काम ही होता है स्टूडेंट को स्ट्रेस भरी सिचुएशन में डालना। भाई जो इंसान आज पीएचडी का इंटरव्यू दे रहा है, कल को वो लेक्चरर भी बनेगा, और अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं। तो आप एक स्टूडेंट की क्लास को हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप कितनी स्ट्रेस भरी सिचुएशन में रिसर्च का काम कर पाएंगे, और किस तरीके से आप क्लास को हैंडल कर पाएंगे, वो सब चीज़ें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपकी पर्सनालिटी में, आप किस तरीके से चीज़ों को कन्वे करेंगे, किस तरीके से डिस्कशन करेंगे अपने इंटरव्यू में, उनमें दिखाई देगी। तो स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी, बट आप स्ट्रेस में मत आइए। नेक्स्ट, नो योर सब्जेक्ट थॉरोली। ऑब्वियस सी बात है, यू आर गोइंग टू बी अ लेक्चरर, या फिर अभी आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो आपके पास उस सब्जेक्ट की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए है। लेकिन इसका मतलब क्या है, A to Z सब कुछ आना चाहिए? नहीं।
मैं आज लेक्चरर हूँ, 10 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे लिए भी नहीं होती है। इंसान जितना पढ़ेगा उतना सीखेगा। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि किसी को भी हो सकता है सब कुछ ना आता हो। आपको क्या करना है, अगर आपको इंटरव्यू में कुछ नहीं भी आता है, घबराओ मत। आपके हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए हैं, आपके फेस के एक्सप्रेशंस नहीं चेंज होने चाहिए हैं। आप नॉर्मली बोल दीजिए, आई माइट नीड टू ब्रश अप माई कॉन्सेप्ट्स, मुझे दोबारा से रीड करने की ज़रूरत है, या आई माइट हैव फॉरगॉटन। इस तरीके से आंसर दीजिए, घबराना नहीं है बस। अच्छे अच्छे जो है ना, उनको भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नहीं आते होते हैं, तो फिर आप तो अभी स्टूडेंट लेवल पे, आप तो पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बस आपको वहाँ घबराना नहीं है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्ट दिखाओ। रिसर्च करना चाहते हो सिर्फ पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए, और बड़ी आरामदायक नौकरी लगती है लोगों को टीचिंग की, सिर्फ इसके लिए आप जो है नहीं जा रहे हैं इस प्रोफेशन में। वहाँ पे दिखाइए कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है। अब वो आपका इंटरेस्ट कैसे नज़र आएगा, वो नज़र आएगा आपके रिसर्च प्रपोजल में। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिसर्च प्रपोजल, एक होता है सिनॉप्सिस। रिसर्च प्रपोजल 2 या 3 पन्नों का होता है, जिसमें आपको सिर्फ ये बताना होता है कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आपने कितने पेपर्स वगैरह स्टडी किए हैं, या आप इसी टॉपिक पे क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बाकी पूरी रिसर्च मेथडोलॉजी वगैरह नहीं लिखनी होती है। जो सिनॉप्सिस होता है वो पूरा ब्लूप्रिंट होता है, वो 20-25 पन्नों का बनता है। उसमें आपको पूरा बताना होता है कि क्या टॉपिक है, क्या लिटरेचर गैप है, आपने पुराने कितने पेपर्स स्टडी किए हैं, क्या लिमिटेशंस थी पुराने पेपर की, क्यों आप इसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, आप कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, आप कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल करेंगे, मतलब पूरी रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में भी लिखना होता है। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ सिनॉप्सिस नहीं मांगती हैं, रिसर्च प्रपोजल मांगती हैं। रिसर्च प्रपोजल रिटन फॉर्म में भी होते हैं, और कई कई जगह पीपीटी की फॉर्म में भी आपको प्रेजेंट करना पड़ सकता है, तो दोनों के लिए तैयार रहिएगा। खैर, ज़्यादातर जगह रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। रिसर्च प्रपोजल में वो क्या देखते हैं, फोकस किस चीज़ पे होता है तो देखिए, फोकस होता है इस पार्ट पे, लिटरेचर रिव्यू। इधर उधर से कोई भी टॉपिक उठा के ले जाया जा सकता है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल से सामने वाला इम्प्रेस तब होगा जब आप ये बता सकेंगे कि आपने उस टॉपिक को ढूंढने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड कितने रिसर्च पेपर्स स्टडी करे हैं, और क्या लिटरेचर गैप था। गैप का मतलब क्या होता है भाई, ऐसी क्या नई फाइंडिंग है जो आप देना चाहते हैं सॉरी, ऐसी क्या चीज़ है जो पहले के ऑथर्स ने नहीं लिखी अपने पेपर्स में, ऐसी क्या चीज़ है जो पहले डिस्कवर नहीं करी गई और अब आप डिस्कवर करना चाहते हैं। सो याद रखिए, स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो पुराने रिसर्च पेपर्स हैं, जो बुक्स हैं, जो फेमस ऑथर्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया के जिस पे आपने रिसर्च करी हुई है, उन ऑथर्स की बुक्स पढ़ो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, और स्पेशली रीसेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ो कि अभी इंटरनेशनली इस फील्ड में किस टॉपिक पे रिसर्च चल रही है, क्यों चल रही है। जब आप वो पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि फर्दर रिसर्च कैसे हो सकती है, या फर्दर रिसर्च के लिए क्या टॉपिक लिया जा सकता है। तो हमेशा याद रखना, लिटरेचर रिव्यू स्ट्रॉन्ग रखना, अच्छे अच्छे ऑथर्स के पेपर पढ़ के जाना, उन ऑथर्स के नाम भी याद रखना और पेपर्स भी याद रखना, और स्पेशली रीसेंट पेपर्स आपको पता होने चाहिए हैं। तब वो मानेंगे कि हाँ, ये स्टूडेंट जो है अच्छे से रिसर्च करके आया है, इसने अच्छे से रिसर्च करके अपना टॉपिक चुना है, ऐसे ही नहीं कि कोई भी टॉपिक लेके चले गए। नेक्स्ट थिंग, जो टॉपिक आप लेके जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पीएचडी का फाइनल टॉपिक हो। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपको जो भी सुपरवाइज़र अलॉट किया जाता है, ठीक है, लेट्स से वो आपके टॉपिक से सेटिस्फाइड नहीं है या उसमें कुछ चेंजेस कराना चाहता है, या हो सकता है आप खुद अपने टॉपिक से उतने सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप लोग म्यूचुअल कंसल्टेशन से, म्यूचुअल डिस्कशन से टॉपिक चेंज कर सकते हैं। इंटरव्यू का टॉपिक आपका फाइनल टॉपिक नहीं होता है। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि बच्चे ने एक्चुअली रिसर्च पेपर्स स्टडी करे हैं, जो टॉपिक वो उठा के लाया है उससे पहले उसने कुछ रिसर्च करी है, कुछ पढ़ा भी है। नेक्स्ट, अगर आपका पहले से एक रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, पब्लिश्ड रिसर्च पेपर, वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि एटलीस्ट ये लगेगा उन लोगों को इंटरव्यू में कि हाँ, इस बच्चे को रिसर्च की थोड़ी बहुत तो नॉलेज है। अगर एक भी पेपर आपका पब्लिश्ड है ऑलरेडी तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। नेक्स्ट, अब टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें।
ऐसा होता है कि जैसे ही मेरे यहाँ से स्टूडेंट नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और पीएचडी में एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं, जैसे इंटरव्यू का नंबर आता है 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आता है या मैसेज आता है, मैम टॉपिक बता दीजिए। मैडम टॉपिक बता देंगी, मैं तुम्हें 10-15 टॉपिक बता देती हूँ, तुम मेरे बताए हुए टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हो। वो तो मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है ना, तुम उस पर कैसे रिसर्च करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरेस्ट। 3 से 5 साल एक ही टॉपिक के ऊपर काम करना है, उसमें इंटरेस्ट होगा तभी तो उस टॉपिक को पढ़ पाओगे, तभी तो उस टॉपिक के ऊपर काम कर पाओगे। मेरे बताए हुए टॉपिक तो मेरे इंटरेस्ट के होंगे उसमें मेरी आइडियोलॉजी फिट बैठेगी, आप लोग कैसे उस पर काम करेंगे। तो इसीलिए ये मत सोचा कीजिए कि अच्छा भैया 2 दिन बाद इंटरव्यू है, चलो अब हम टॉपिक ढूंढने बैठते हैं, ये गलत है। आपको अगर हमेशा से आपकी लाइन क्लियर है कि हाँ भाई हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करनी है, तो जैसे ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ओवर हो, आप क्या करें, गूगल स्कॉलर पे जाएं। गूगल स्कॉलर पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन होता है ईयर्स का, उसमें रीसेंट ईयर डालो। रीसेंट ईयर जब आप डालोगे, उसके बाद सर्च का ऑप्शन होगा, सर्च के ऑप्शन में आप जो भी एरिया लेना चाहते हो उसका डाल दो नाम। अब इसका मतलब ये नहीं कि डाल दिया मार्केटिंग, डाल दिया फाइनेंस, डाल दिया, नहीं, मार्केटिंग फाइनेंस ये कोई टॉपिक नहीं होते। दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड एरिया और टॉपिक बहुत नैरो होना चाहिए, बहुत नैरो डाउन करके टॉपिक लिया जाता है। तो लेट्स से मार्केटिंग है, अब मार्केटिंग में भी मैं कहती हूँ लेट्स से आपने जो है टॉपिक ले लिया प्रमोशन। अब प्रमोशन में भी टॉपिक्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब उसमें भी आपने ले लिया एडवर्टिजमेंट, तो आप जो है वहाँ पर फिर सर्च वाले कॉलम में ये शब्द डालो एडवर्टिजमेंट। तो अभी करेंटली एडवर्टिजमेंट के ऊपर जो रीसेंट रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। टॉपिक ऐसे नहीं डिसाइड होगा अभी भी, उन पेपर्स को स्टडी करो। 2 से 4 महीने का टाइम कम से कम लो, अच्छे से 15-20 रीसेंट अच्छे पेपर, इंटरनेशनली पब्लिश्ड पेपर्स, उनको स्टडी कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि एडवर्टिजमेंट की फील्ड में करेंटली किन टॉपिक्स पे रिसर्च चल रही है, क्या क्या फाइंडिंग्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। भाई रिसर्च का मतलब होता है कुछ नया, जो फाइंडिंग्स पहले से दी जा चुकी है, अगर आप सेम चीज़ दोबारा प्रूव करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है। आपको तो कुछ ऐसा प्रूव करना है, कुछ ऐसा डिस्कवर करना है जो पहले से प्रूफ नहीं हुआ है, जो पहले से डिस्कवर्ड नहीं है। और जब आप रिसर्च पेपर से स्टडी करेंगे तो उसमें नीचे हमेशा देखिएगा लिखा हुआ होता है लास्ट में लिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च, स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च। सो हर एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो ज़रूरी नहीं है वो हर एक एंगल से टॉपिक को स्टडी कर सके। तो नीचे लिमिटेशंस लिखता है एंड में कि भाई क्या क्या कमियां रह गई मेरी रिसर्च में, एंड सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च, वो सजेशन देता है कि इससे रिलेटेड फ्यूचर में इस टॉपिक पे रिसर्च हो सकती है। जब आप ऐसे 15-20 पेपर्स पढ़ेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई क्या स्कोप है फ्यूचर में इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने का, उससे आपको अपना टॉपिक मिलेगा। प्लस जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होंगे आगे चल के अपनी रिसर्च के लिए, तो आपने ये जो पेपर्स पढ़े होंगे ना, इन पेपर्स में जो लिटरेचर रिव्यू मेंशन किया गया होगा वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर फील्ड के कौन कौन से मेन ऑथर्स हैं। इसके अलावा रिसर्च मेथडोलॉजी का पता चलेगा कि किस तरीके से डाटा कलेक्ट किया गया है, इस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करने के लिए कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स काम आ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, रीडिंग पे डिपेंडेंट है। इसीलिए दूसरे से टॉपिक मत पूछो, इस तरीके से स्टडी करो रिसर्च पेपर्स को और अपने इंटरेस्ट का टॉपिक खुद सेलेक्ट कीजिए। फिर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया रीसेंट रिसर्चेस के बारे में आपको स्टडी करना है, लिमिटेशंस और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स दे रखे होते हैं, उनसे आपको आइडिया लगेगा कि फर्दर स्कोप क्या है, फ्यूचर में आप किन टॉपिक्स पे रिसर्च कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है टॉपिक फाइनलाइज करते टाइम, दैट इज़ डाटा एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च में जो भी फाइंडिंग आप देंगे उसको साबित करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, और बिना डाटा के किसी भी चीज़ को आप साबित नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए याद रखिएगा जो भी टॉपिक आप फाइनली सेलेक्ट करते हैं, हमेशा दिमाग में रखिए क्या इस टॉपिक के ऊपर आप डाटा इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सिनॉप्सिस के टाइम पे, जब आप सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे तो ये ज़रूर पूछा जाता है भाई टॉपिक तो तुमने चुन लिया, डाटा कैसे कलेक्ट करोगे। तो इसीलिए आपके प्रोपोनेंट्स क्या होंगे, आपका सैंपल कौन होगा, किन से आप डाटा कलेक्ट करोगे, प्राइमरी डाटा कलेक्ट हो सकता है या सेकेंडरी डाटा कलेक्ट हो सकता है, कहाँ से डाटा कलेक्ट करोगे, सोर्स क्या है, वो चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए है। क्योंकि कई बार क्या होता है टॉपिक बहुत अच्छा होता है
बट सोर्स ऑफ डाटा नहीं होता है, उसके बारे में डाटा नहीं कलेक्ट किया जा सकता है। ऐसे केसेस में आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे उस टॉपिक पे। सो डाटा कलेक्शन के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए है, और स्टैटिस्टिकल टूल्स के ऊपर कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए मार्केट में स्टैटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। सो डाटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिकल टूल्स, यानी कि जो रिसर्च मेथडोलॉजी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पेपर से स्टडी करो, टॉपिक फाइनलाइज करो, लिटरेचर रिव्यू करो, तब जाके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका लिटरेचर गैप क्या है, रिसर्च गैप क्या है, ऐसा क्या है जो पुराने पेपर्स में नहीं है और आप नया कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप क्या नया डिस्कवर करना चाहते हैं, क्या नई चीज़ आप साबित करना चाहते हैं। फिर बात आएगी रिसर्च मेथडोलॉजी की कि आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे और आप कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स जो है लगाएंगे उसके ऊपर। सो मैडम से मत पूछो कि मैडम टॉपिक दे दीजिए मैं दे दूंगी, आप उस पर रिसर्च नहीं कर पाएंगे। रिसर्च आपके इंटरेस्ट एरिया में होनी चाहिए है, तब जाके वो रिसर्च जो है ऑथेंटिक होगी, जेन्युइन होगी। नहीं तो जैसे टॉपिक मुझसे पूछा था ऐसे काम किसी और से करवा लोगे फिर। तो इसीलिए आपकी रिसर्च ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, इसके लिए टॉपिक भी आपके इंटरेस्ट का ही होना चाहिए है, और उसके लिए रीड करना पड़ेगा। इंटरव्यू से 2 दिन पहले कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं? बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट जॉब, नौकरी चाहिए। तो नौकरी के लिए देखिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, इनमें वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स चेक करते रहिए, न्यूज़पेपर्स चेक करते रहिए, वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं। जिस डेट पे इंटरव्यू है आप अपना रिज्यूमे लेके जाइए, आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब बात आती है गवर्नमेंट जॉब की जो कि सब लोग चाहते हैं। तो बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की। अब देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का मतलब है एंट्री फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे रिक्रूटमेंट के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ और ज़्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, तो आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एक तो ये तरीका है। कुछ कुछ जगह पे होता है पॉइंट सिस्टम। सॉरी, व्हाट इज़ दिस पॉइंट सिस्टम? देखो पॉइंट मिलते हैं हर चीज़ के। आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे? 80% वालों को एक सर्टेन स्कोर मिलेगा, 80 to 90% वालों को एक सर्टेन स्कोर मिलेगा। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर स्कोर मिलेगा। फिर नेट क्लियर है तो इतना स्कोर, JRF क्लियर है तो इतना स्कोर। इस तरीके से आपका बेसिकली जो पास्ट एजुकेशन रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, पॉइंट्स अलॉट किए जाते हैं। लेकिन अगर पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो कैसे बढ़ाए जाएं? तो देखिए पॉइंट्स बढ़ाने का तरीका होता है, क्योंकि आप पीछे जाके अपने मार्क्स तो चेंज नहीं कर सकते, तो पॉइंट्स बढ़ाने का तरीका होता है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर के भी पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने एक रिसर्च पेपर लिखा है इंडिविजुअली, यू आर द सोल ऑथर, तो 5 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर को ऑथर किया है किसी पेपर को, यानी कि 2-3 लोगों ने मिलकर लिखा है, तो उस पेपर के लिए आपको 2-3 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ऐसे ही एक पेपर अकेला लिखा तो 5 पॉइंट, 2 पेपर लिखे तो 10 पॉइंट। तो ये एक तरीके से पॉइंट्स बढ़ाने का तरीका हो सकता है। अगर आपका पॉइंट जो है वो जो है फिजिबल क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे हैं, आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए क्योंकि आपका पास्ट एजुकेशन रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो उस केस में आप रिसर्च पेपर्स वगैरह लिख के अपना पॉइंट जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, मिनिमम पॉइंट बता देती है यूनिवर्सिटीज़ कि लेट्स से उन्होंने बोला 60 मिनिमम पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन स्टूडेंट्स के मिनिमम 60 पॉइंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए। उसके बाद भी लेकिन इंटरव्यू तो होगा ही होगा, और उस इंटरव्यू में आपको एक्सेल करना पड़ेगा। बाकी एक और चीज़ होती है डायरेक्ट इंटरव्यू, वो होती है गेस्ट पोस्ट के लिए, गेस्ट लेक्चरर्स के लिए, एडहॉक्स के लिए। तो परमानेंट पोस्ट तो याद रखिए 2 ही तरीके हैं, एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू या फिर पॉइंट सिस्टम प्लस इंटरव्यू। बाकी जो एडहॉक पोस्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं, गेस्ट पोस्ट होती हैं, उनके लिए जो है डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज़ गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी होते हैं। अच्छा, कई कई जगह क्या होता है, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वो एक एडहॉक पैनल बनाते हैं।
तो पहले आपको उस एडहॉक पैनल में रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद ही किसी कॉलेज में जब वॉक इन इंटरव्यू होगा तब आप वहाँ पर जा सकते हैं इंटरव्यू देने। अगर आपने एडहॉक पैनल में ही रजिस्टर नहीं कराया होगा तो आप जा ही नहीं सकते इंटरव्यू देने, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पहले एडहॉक पैनल बनता है, उस एडहॉक पैनल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, एक और जॉब प्रॉस्पेक्ट है, कॉरपोरेट्स। वैसे तो नेट का एग्ज़ाम जो है वो मेनली टीचिंग जॉब्स के लिए टारगेटेड है, लेकिन हमारी जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ जो हमारी महारत्न नवरत्न कंपनीज़ हैं, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, सेल, भेल, ये सब जो हैं एचआर की फील्ड में और मार्केटिंग की फील्ड में, ये जॉब ऑप्शन मैनेजमेंट वालों के लिए है और लेबर लॉ वालों के लिए है। ठीक है, मैनेजमेंट इज कोड नंबर 17 और लेबर लॉ अलग होता है, एचआरएम वाला पेपर विच इज़ कोड नंबर 55। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कॉर्पोरेट का ऑप्शन है। ये क्या करती हैं, अगर आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, लेकिन इनमें वैकेंसी बहुत कम आती है। अब ये आपकी किस्मत है कि जिस साल आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, अगर 6 महीने 1 साल के अंदर किसी भी महारत्न नवरत्न कंपनी ने, यानी कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने, पीएसयू ने वैकेंसी निकाली है मैनेजमेंट की फील्ड में, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए या एचआर ऑफिसर के लिए, और आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्टली जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि वैकेंसी कब आती है, क्योंकि वैकेंसी कभी कभी आती है इनमें। बट कॉर्पोरेट भी एक ऑप्शन है फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एंड फॉर लेबर लॉ एचआर स्टूडेंट्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। सो आई होप आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे अपने करियर पाथ को लेके। अब हम आते हैं बेसिक चीज़ पे कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए, ये वाला जो पर्टिकुलर स्लाइड है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तब आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो सबसे पहले तो देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ देखने के लिए कह रही हूँ। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। वेटेज निकालिए। फॉर एग्जाम्पल, कॉमर्स के पेपर में 10 से 15 टॉपिक हैं। सो लेट्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो मार्केटिंग से आ रहे हैं कि अकाउंटेंसी से आ रहे हैं, सबसे कम क्वेश्चंस किससे आ रहे हैं। इस तरीके का वेटेज निकालना भी ज़रूरी होता है, सो दैट जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले उसको इम्पोर्टेंस दी जाए और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी जाए। फिर सब टॉपिक्स, कि भाई अगर अकाउंटेंसी में भी आ रहे हैं तो अकाउंटेंसी में भी सब टॉपिक क्या है जिससे क्वेश्चन आ रहा है, गुडविल से आ रहा है या पार्टनरशिप से आ रहा है या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से आ रहा है, उसके अंदर के सब टॉपिक्स क्या हैं जिससे क्वेश्चन आ रहा है, ये आइडेंटिफाई कीजिए। किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ रहे हैं या डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। जब आप इतना एनालाइज कर लें, ये मोटा मोटा एनालिसिस होता है, इसका मतलब ये नहीं एक एक क्वेश्चन पढ़ो प्रीवियस ईयर पेपर का, एक बार आइडिया लेना है बस आपको। फिर उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स हों, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आए हों, सबसे पहले उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और सिर्फ रीडिंग से और रट्टे लगाने से काम नहीं चलेगा। दिस पेपर इज़ बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो आपको हर एक टॉपिक को डीपली समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी ये पेपर क्लियर होगा। जो आपके वीक एरियाज़ हैं उन पे ज़रूर काम करें। ये मत सोचो कि 10 टॉपिक आ रहे हैं पेपर 2 में तो चलो हम 4 छोड़ देते हैं, या पेपर 1 में 10 टॉपिक आ रहे हैं तो चलो हम इसमें से 2 छोड़ देते हैं। नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपके लिए बिल्कुल ही मुश्किल हो उस टॉपिक को करना, आप जो है कोशिश करें कि आपका जो वीक एरिया है आप उस पर काम कर सकें। जब तक कि बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं हो कि नहीं भैया हम तो पढ़ ही नहीं सकते या टाइम की बहुत कमी है, जब तक कि ऐसा कोई केस नहीं हो तब तक टॉपिक को छोड़िए मत, सब टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। और एंड में ऑब्वियस सी बात है, पूरा पढ़ लेने के बाद MCQs प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करना। आप मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के रिपीट होते हैं नेक्स्ट टाइम पेपर में। प्लस आपको आइडिया भी लग जाता है
कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको अपनी मिस्टेक्स का भी पता चलेगा कि आप क्यों क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, बाद में फिर कोचिंग वालों के या और लोगों के बनाए हुए प्रैक्टिस पेपर्स और मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये तो था कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करें तो। और अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज करते हैं तो देखिए सीक्वेंशियल तरीका क्या है प्रिपेयर करने का। सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर सुनिए। सारे वीडियो लेक्चर एक साथ नहीं सुनने हैं, टॉपिक वाइज। सो लेट्स से कोई भी एक टॉपिक मैं ले लेती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो जैसे कि सबसे पहले आप टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर 1 सुना, ठीक है। आपको प्रिंटेड नोट्स आपके घर पे कोरियर किए जाते हैं। सारे नोट्स हम लोग प्रिंटेड फॉर्म में देते हैं। तो जो नोट्स आपके पास घर पे आए होंगे फिर उनको रीड कीजिए। पहले मैं लेक्चर सुनने को क्यों कह रही हूँ, लेक्चर में थ्रू एग्जाम्पल्स चीज़ों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझाया जाता है। जब आप रीड करेंगे तब आपको वो वीडियो लेक्चर अगर सुना हुआ होगा तो आपको बहुत आसानी से वो चीज़ें याद आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी। आप डायरेक्टली रीड करेंगे तो आप गलत इंटरप्रिटेशंस भी निकाल सकते हैं। किसी के रीडिंग स्किल बहुत ही अच्छे हो तो अलग बात है, वरना रीड करके भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस निकाली जा सकती हैं। इसीलिए पहले लेक्चर सुनिए। उसके अच्छा, लेक्चर सुनते टाइम फोकस किस पे है, फोकस होना चाहिए सुनने पे। स्लाइड्स को रीड करने मत बैठो। जो कुछ भी स्लाइड्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा वो कंटेंट प्रिंटेड नोट्स में होगा, और स्लाइड्स में तो बल्कि ब्रीफ में होता है, क्योंकि खाली हेडिंग लिखी होती है, समझाऊंगी मैं। और जो आपके प्रिंटेड नोट्स होंगे उनमें उन हेडिंग के साथ साथ जो कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो एक्सप्लेनेशन भी नोट्स में दे रखी होती है। पढ़ाने का तरीका हमारे यहाँ ये है कि बच्चों को नोट डाउन कुछ भी नहीं करना पड़े, क्योंकि फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुनने पे रहे। ये पेपर अंडरस्टैंडिंग से क्लियर होगा। अगर आप साथ के साथ सुनेंगे भी और लिखेंगे भी तो आपका ध्यान दो जगह बढ़ जाएगा, वो चीज़ नहीं चाहिए है। तो आप सिंपली वीडियो लेक्चर सुनिए और सुनने पर ध्यान रखिए, समझने पर ध्यान रखिए। उसके बाद आपको जो नोट्स भेजे गए हैं वही पर्टिकुलर टॉपिक जिसका आपने लेक्चर सुना था उसको रीड कर लीजिए। लेक्चर 1 सुना तो लेक्चर 1 में जो भी टॉपिक्स कवर कराए गए थे वो आप अपने प्रिंटेड नोट्स में से रीड कर लीजिए। एक पूरा टॉपिक जब खत्म हो जाए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो पूरा का पूरा जब खत्म हो जाए तो फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए। ये देखिए, ये एप्लीकेशन का ही यहाँ पे सैम्पल दे रखा है, इसमें ये देखिए प्रैक्टिस पेपर। तो जब एक पूरा टॉपिक खत्म हो जाए तो उसके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर 2 फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट। ये मैं आपको समझाती हूँ क्या है। अब होता क्या है, अगर सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से क्वेश्चंस निकालने हैं तो आपको सर्च करने पड़ेंगे। हमारी ऐप में हमने ऑलरेडी बाइफरकेट कर दिया है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेशन आ जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के ही 2012 से लेके अभी तक के सारे क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी बाइफरकेटेड है प्रीवियस ईयर पेपर्स एप्लीकेशन में, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। उसके बाद जब पूरा एक पेपर कंप्लीट हो जाए, जैसे कि पूरा जनरल पेपर के सारे टॉपिक्स, टीचिंग, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, DI सब खत्म हो गया, लेट्स से सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो गए, तब आप मॉक टेस्ट लगाइए। ये देखिए मॉक टेस्ट का ऑप्शन है, तब आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो 2 फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में अगर आप टेस्ट देना चाहें तो, और कई बार क्या होता है एग्जाम से जस्ट पहले ज़रूरत होती है हमको पढ़ने की, तो PDF फॉर्मेट में देखिए क्या होता है, आपको जो है टेस्ट फॉर्मेट में टिक नहीं करने आंसर्स, आपके सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर इस तरीके से लिखा हुआ होगा। ये क्या है, की पॉइंट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर। लेट्स से वही एग्जाम के किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा सके, तो वो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए मेन क्वेश्चंस के मेन पॉइंट्स को रीड आउट करना चाहे तो वो की पॉइंट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर सकता है। इसमें भी आपके सामने वर्ड डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा और प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके आंसर्स स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं। यानी कि आप एक तरीके से समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक एक लाइन में लिखे गए हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं।
अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक जो सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है बच्चों को वो ये होती है सब मिक्स हो गया। भाई आप ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के मान लीजिए 25 टॉपिक्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 25 टॉपिक्स अगर आप 5 महीने में पढ़ेंगे तो वो सब मिक्स हो जाएंगे। अब क्या किया जाए, तो देखिए आपको हमेशा 1 या 2 महीना एंड में स्पेयर रखना है फॉर रिविजन। हमें जब हम सब कुछ पढ़ते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नई चीज़ पढ़ते हैं तो लगता है पीछे वाला सब्जेक्ट भूल गए, ऐसा होता नहीं है। हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ रिटेन रहती है। जब हम रिवाइज करेंगे ना तो वो चीज़ अपने आप दोबारा हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। तो इसीलिए रिविज़न बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा रिविज़न का टाइम रखिए। और जब आपको रिविज़न करना होगा तो आप दोबारा से नोट्स स्टडी कर सकते हैं, दोबारा से लेक्चर्स जो हैं वो सुन सकते हैं और की पॉइंट्स देख सकते हैं एप्लीकेशन में से। लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे एप्लीकेशन में। रिकॉर्डेड फॉर्म के बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इस केस में क्या होता है, सिर्फ एक बार सुनने पे बच्चों को पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती है। स्टैटिस्टिक्स वगैरह हो गया, फाइनेंस हो गया, ये बच्चों को कई बार 2-2, 3-3 बार एक एक लेक्चर को सुनना पड़ता है, तब जाके वो उनको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाता है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर का ये फ़ायदा है कि आप एक ही लेक्चर को 10 बार भी सुन सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप उसी लेक्चर को कितनी भी बार सुन सकते हैं, वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। दूसरी बात, आप कुछ भी परचेज करते हैं अगर एप्लीकेशन पे, तो उसकी वैलिडिटी 1 साल तक की है, यानी कि 1 साल में आप इजीली 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं। आपको जो है बेसिकली करना क्या है, एक बारी लेट से आपने प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम दिया, आपका नेट क्लियर हो गया, लेकिन जेआरएफ ज़रूरी नहीं होता कि फ़र्स्ट टाइम में हो जाए। तो कई बच्चे नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में जेआरएफ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास इसीलिए पूरे 1 साल की वैलिडिटी दी गई है कि आप आराम से 2 अटेम्प्ट प्रिपेयर करके दे सके। इस तरीके से एक ही फीस में आप जो है 2 अटेम्प्ट दे पाएंगे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड विच इज़ अबाउट टॉपिक और टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, मैं कहती हूँ टाइम मैनेजमेंट मत करो, टॉपिक मैनेजमेंट करो। टाइम मैनेजमेंट हमको करना है एग्ज़ाम में, लेकिन जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तब हमको करना है टॉपिक मैनेजमेंट। क्यों? एक स्टूडेंट किसी टॉपिक को अगर 2 घंटे में पढ़ सकता है, हो सकता है दूसरा स्टूडेंट उसी टॉपिक को 4 घंटे में पढ़े। तो आप टाइम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हर बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है, जो रीडिंग और रिटेनिंग एबिलिटी है, वो अलग अलग है। कोई बच्चा एक ही चीज़ को समझने में 1 घंटा लगाएगा, कोई बच्चा उसी चीज़ को समझने में 2 घंटे लगाएगा। इसीलिए जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो टॉपिक वाइज चीज़ों को बाइफरकेट करें। आप टॉपिक डिसाइड करें कि मुझे आज जो है इतना टॉपिक फिनिश करना है। टाइम मत डिसाइड कीजिए, टॉपिक डिसाइड कीजिए, फिर चाहे उस टॉपिक को कंप्लीट करने में आपको 1 घंटा लगे, चाहे 4 घंटे लगे। फिर बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट जो है एग्ज़ाम में करना है आपको। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो एग्जामिनेशन के टाइम पे करना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है जिसमें आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आप एप्लीकेशन पे परचेज करते हैं लेक्चर्स और पूरा कोर्स, तो देखिए किस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। जनरल पेपर का अगर आप डेली 1 लेक्चर सुनेंगे तो 3 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट पेपर का अगर आप डेली 1 लेक्चर सुनेंगे तो 5 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल 5 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग 1 मंथ शुड बी फॉर रिविजन। रिविजन मैंने पहले भी बोला था बहुत ज़रूरी है, ताकि सब कुछ मिक्स नहीं हो। तो इसीलिए आखिरी का 1 महीना आपको रिविजन करना है और 5 मंथ्स में आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। अब लेट्स से किसी के पास 6 महीने का टाइम नहीं है, कम टाइम है, तो आप जो है डेली डेली जनरल पेपर के, सब्जेक्ट पेपर के 2-2 लेक्चर सुन सकते हैं। तो उस केस में आपका प्रिपरेशन टाइम हाफ हो जाएगा। मैंने आपको एक आइडियल प्रिपरेशन टाइम बताया है कि जनरल पेपर का डेली 1 लेक्चर और सब्जेक्ट पेपर का डेली 1 लेक्चर आप सुनिए। अच्छा, दूसरी चीज़,
आगे चल के क्या होगा, सारे लेक्चर्स सब्जेक्ट पेपर के भी और जनरल पेपर के भी आपके पास एक साथ अवेलेबल होंगे। तो जब आपके पास सारे लेक्चर्स एक साथ अवेलेबल होंगे तो उस केस में बेसिकली आप कोई भी टॉपिक पहले और कोई भी टॉपिक बाद में सुन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब जनरल पेपर में कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक चल रहा हो तो आप सब्जेक्ट पेपर में ईजी टॉपिक उठाएं एंड वाइस वर्सा। या फिर जनरल पेपर में थ्योरी चल रहा है तो आप सब्जेक्ट पेपर में प्रैक्टिकल टॉपिक उठा लें एंड वाइस वर्सा। या फिर जनरल पेपर जैसे 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा तो जब तक जनरल पेपर साथ के साथ चल रहा है तब तक आप सब्जेक्ट पेपर में ईजी टॉपिक उठाएं। और फिर सब्जेक्ट पेपर में जो आखिरी के 2 महीने होंगे, जनरल पेपर तो 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, तो 4th और 5th मंथ में आप जो है सब्जेक्ट पेपर के डिफ़िकल्ट टॉपिक उठाएं। जनरल पेपर के साथ साथ इजी टॉपिक उठाएं और बाद में डिफ़िकल्ट टॉपिक उठाएं, क्योंकि तब आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पेपर स्टडी कर रहे होंगे, जनरल पेपर ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका होगा। नाउ दिस थिंग डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू पीपल। आप लोग किस तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, एक में थ्योरी, एक में प्रैक्टिकल, एक में डिफ़िकल्ट, एक में इजी सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बाइफरकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं, टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप एवरेज 5 to 6 मंथ्स का टाइम लेके चलें प्रिपरेशन के लिए। हालांकि बेनिफिट ये है एप्लीकेशन में कि कोई भी स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले भी कोर्स परचेज करता है तो उसके पास आगे 1 ईयर की वैलिडिटी है, तो उसका जो अभी 1-2 महीने के बाद वाला अटेम्प्ट होगा वो भी वेस्ट नहीं जाएगा और आगे के अटेम्प्ट्स के लिए भी वो सेम फीस में इस कोर्स के लिए वैलिड रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। So finally this is the last slide which is obviously of thank you। तो बेसिकली इस तरीके से आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स जो भी नेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, पीएचडी से रिलेटेड हैं, रिसर्च से रिलेटेड हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। एक डाउट और होगा आपके दिमाग में कि अगर कुछ पूछना है तो डायरेक्टली मैम से कैसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है एप्लीकेशन पे दे रखा है। आपके मन में कोई और भी डाउट हो तो आप लोग डायरेक्टली उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप कोर्स लेते हैं और उसमें भी आपको कोई डाउट होता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कुछ भी पूछना है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आप सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि मैम हर समय फ्री रहती हैं, 2 मिनट में रिप्लाई कर देंगी, नहीं, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन रिप्लाई आने में 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है। अगर किसी के बहुत सारे डाउट्स एक्यूमुलेट हो गए हैं उस केस में फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, बट बार बार कॉल करना प्रेफरेबल नहीं होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर का यही बेनिफिट है कि आप उसी लेक्चर को 1 नहीं 10 बार भी देख सकते हैं, तो वो अपने आप कंसेप्ट्स जो हैं क्लियर होते चले जाते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।